एपिसोड की शुरुआत में काज़ुहिरो बता रहा होता है कि उसे नहीं पता कि वो उसकी दुनिया में कैसे आई, लेकिन अब वो उसके साथ रहती है, उसके कमरे में। साथ ही वो टीवी देखते हुए जापानीज लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रही है। काज़ुहिरो कहता है कि उसे अब भी इस बात की आदत नहीं हुई है कि उसके कमरे में एक लड़की रह रही है। सच बताओ तो वो लड़की काफ़ी सुंदर है, जिसके पर्पल कलर के आईज और वाइट कलर के हेयर है। इसके बाद मारी काज़ुहिरो को देखती है और उसे वेलकम बैक कहती है। वो कहती है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो कमरे में आ गया। काज़ुहिरो बताता है कि वो पढ़ाई कर रही थी और उसने डिस्टर्ब करना नहीं चाहा। काज़ुहिरो बताता है कि आज उसे चिकन काफ़ी डिस्काउंट में मिल गया, तो उसने सोचा कि गोजा बनाया जाए, लेकिन मारी को नहीं पता था कि वो होता क्या है। इसके बाद काज़ुहिरो सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी मारी जापानीज में कुछ शब्द बोलती है। ये सुनकर काज़ुहिरो हैरान हो जाता है। मारी बताती है कि वो पूरा वाक्य सीखने की कोशिश कर रही है और जल्द ही और भी अच्छी तरीके से सीख जाएगी। काज़ुहिरो बताता है कि अब हम रियल वर्ल्ड और दूसरी दुनिया में एक साथ रहने वाले हैं। मारी कहती है कि इसका मतलब उसे पढ़ाई के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा और 2 महीने के अंदर वो काफ़ी अच्छी जापानीज सीख जाएगी। इसके बाद काज़ुहिरो मारी के लिए ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन मारी उसके सूट को सूंघने लगती है और कहती है उस पर यह सूट काफ़ी अच्छा लग रहा है। काज़ुहिरो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें ड्रिंक की खुशबू लेनी चाहिए। ये सुनकर मारी शर्माने लगती है। फिर फाइनली डिनर तैयार हो जाता है। जब मारी उसे टेस्ट करती है तो उसे वाकई काफ़ी अच्छा लगता है। वो खुशी से कहती है कि गोजा खाने में तो सच में बहुत मज़ा आ गया। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि काज़ुहिरो कहता है फिक्र मत करो, मैंने काफ़ी बनाया है। खाना ख़त्म होने के बाद मारी उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। काज़ुहिरो मुस्कुरा कर कहता है अगर तुम्हें कभी फिर से खाने का मन करे तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मारी हंसते हुए कहती है हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं एक प्यारी सी एल्फ जो हूँ और तुम मेरे लिए दोबारा खाना तो बना ही सकते हो। काज़ुहिरो उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि मारी ने शायद कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। इसके बाद काज़ुहिरो बर्तन धोने लगता है। तभी मारी पूछती है काज़ुहिरो ये बताओ, ड्रैगन स्केल और ब्लड स्टोन कहाँ पर है? काज़ुहिरो थोड़ा चौंकते हुए कहता है उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन जब हम दूसरी दुनिया में वापस जाएंगे तो सारा सामान वहीं पर मिल जाएगा। ये इसी तरह से काम करता है। मारी आश्चर्य से कहती है अच्छा ऐसा होता है क्या? काज़ुहिरो ने सिर हिलाते हुए समझाया हाँ, शायद मेरे हिसाब से जब मैं इस दुनिया में आता हूँ तो मेरे शरीर के साथ मेरे कपड़े और बैग भी यहाँ नहीं आते। ऐसा लगता है जैसे वो उस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाते हैं। मारी सोचते हुए कहती है ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा, शायद कोई शक्ति या सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। काज़ुहिरो कहता है एक दिन मैं उसकी सच्चाई ज़रूर पता करके रहूँगा, मुझे इस चीज़ का हल ढूंढना ही है। मारी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है हाँ, मुझे भी जानना है। वैसे अभी तो मुझे जादू पर कई लेख लिखने हैं। सच बताऊं तो ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन मुझे इसे करना पड़ता है। काज़ुहिरो हंसते हुए कहता है तुम हर बात पर शिकायत क्यों करती हो? मारी ने कहा क्योंकि ज़रूरी काम हमेशा दिलचस्प नहीं होते, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। काज़ुहिरो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा चलो फिर अब हमारे जाने का टाइम हो गया है, नई दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ दोनों अपने अपने बिस्तर में सो रहे होते हैं। काज़ुहिरो लेटा हुआ सोचता है कि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी सोने लगा है, शायद ये मारी की वजह से हो रहा है। उसकी बातें उसे याद आने लगती है, खासकर जब मारी ने कहा था कि 2 महीने के अंदर वो जापानीज सीख जाएगी। काज़ुहिरो मन ही मन सोचता है इसका मतलब वो अभी उसके साथ और भी समय तक रहने वाली है। ये सोचते सोचते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। फिर सुबह होते ही वे दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। मारी चारों तरफ देखते हुए कहती है कि सच में यहाँ का मौसम आज काफ़ी ठंडा लग रहा है, हल्की ठंडी हवा बह रही है और आसमान साफ है। काज़ुहिरो ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए। मारी भी उत्साह से उसके साथ चल पड़ती है। रास्ते में चलते हुए मारी ने अचानक पूछा उस डंजन को आखिर कहते क्या है? काज़ुहिरो ने रुककर अपना मैप ओपन किया और डंजन का नाम पढ़ते हुए कहा इसका नाम झील शिखर है। ये सुनकर मारी ने थोड़ा आश्चर्य से कहा कि ये तो काफ़ी दूर है और वहाँ पहुँचने में उन्हें काफ़ी समय लग जाएगा। काज़ुहिरो ने हंसते हुए कहा कि चलो सफ़र को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं।
काज़ुहिरो ने मारी को कहा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपनी स्किल्स की मदद से हमें वहाँ तक जल्दी पहुँचा दूंगा। फिर उसने मारी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब बस मुझे पकड़ लो। मारी ने उसका हाथ थाम लिया और तभी दोनों धरती के नीचे जाने लगे। मारी ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह तो काफ़ी अंधेरा है। काज़ुहिरो ने उसे बताया, हाँ हम अभी धरती के नीचे आ चुके हैं। इसके बाद वे मूव करना शुरू कर देते हैं। इस अद्भुत अनुभव से मारी बेहद उत्साहित हो जाती है और कहती है, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काज़ुहिरो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरी एक खास स्किल है। ये ट्रेन की तरह काम करती है और बड़े डिस्टेंस को काफ़ी जल्दी कवर कर लेती है। चलते चलते मारी ने उससे कहा, तुम तो ज़्यादातर ऐसी स्किल्स सीखते हो जो तुम्हें लड़ाई में मदद करे। काज़ुहिरो ने जवाब दिया, हमें कभी ऐसी स्किल्स भी सीखनी चाहिए जो ट्रैवलिंग में मदद करे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रहा होता है वहाँ ये स्किल बिल्कुल भी काम नहीं करती। मारी ने सोचते हुए कहा, ओह ये तो थोड़ा लिमिटेशन लग रहा है। फिर मारी को ये एहसास होता है कि वो काज़ुहिरो के बेहद करीब आ चुकी है, जिससे उसे शर्म आने लगती है। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। काज़ुहिरो को भी एहसास होता है कि वो उसे लंबे समय से पकड़े हुए है, इसलिए वो तुरंत उसे नीचे उतार देता है। मारी ने हल्की मुस्कान से कहा, लगता है ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। जिस पर काज़ुहिरो ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। उसने आगे बताया, अक्सर मैं इस पर अकेले ही सफ़र करता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि अगर हमें दूर तक जाना हो तो इसका फील कैसा होता है। कुछ देर बाद फाइनली वे दोनों धरती से बाहर निकल जाते हैं। उनके सामने एक विशाल और वीरान इलाका था जो एक तरह से रेगिस्तान जैसा दिख रहा था। यही है जल शिखर डंजन। चारों ओर बिखरे हुए पुराने अवशेष और सूखी जमीन ने जगह को एकदम खंडहर जैसा बना दिया था। मारी ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह जगह तो सच में वीरान हो चुकी है। काज़ुहिरो ने बताया, कभी यहाँ पर जादुई स्टोन की खोज के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा होते थे। जादुई उपकरण बनाने के लिए कच्चे माल का भी यहीं से इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ रक्षा के लिए एक किला भी बनाया गया था। मारी ने हैरानी से पूछा, तो अब ये इतनी वीरान क्यों हो गई है? काज़ुहिरो ने कहा, किसी कारणवश अब यहाँ से कोई भी पत्थर नहीं निकाल पाता और न ही किसी को जादुई स्टोन मिलता है। 200 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और अब शायद ही कोई यहाँ आता होगा, इसीलिए ये जगह अब पूरी तरीके से खंडहर बन चुकी है। मारी ने कहा, तो हमें शायद यहाँ कुछ नया खोजने का मौका मिलेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ जो भी लोग आते हैं उन्हें हल्की फुल्की ताकत का एहसास होता है। काज़ुहिरो ने बताया कि मैजिकल स्टोन मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं और इसी बारे में वो मारी को काफ़ी ज्ञान देने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मारी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। गर्मी से परेशान होकर वो बोली, आखिरकार मैं यहाँ पर आई ही क्यों? यहाँ चारों तरफ बस रेत, पत्थर और ये वीरान डूंगर है। मारी ने थकान भरे स्वर में कहा, मैं काफ़ी देर से चल रही हूँ और अब बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है। हमें एक बच्चा दिखाई देता है जो किसी अजीब सी कैद में फंसा हुआ था। उसके पास एक चमकीला नीला पत्थर भी था जो रहस्यमयी लग रहा था। थोड़ी देर बाद काज़ुहिरो और मारी वहाँ पहुँच जाते हैं। मारी ने उत्सुकता से कहा, दूर से तो ये जगह पहाड़ी जैसी लग रही थी, लेकिन पास आकर देखने पर तो ये घरों जैसा लग रहा है। काज़ुहिरो ने कहा, तुमने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर कभी पूरा का पूरा समाज बसा करता था। मारी ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि हम सच में मैजिकल स्टोन ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। काज़ुहिरो ने जवाब दिया, अगर ये इतना आसान होता तो यहाँ लोगों की भीड़ लगी होती, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम इसे ज़रूर ढूंढेंगे। ये सुनकर मारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो फिर से उत्साहित हो गई। काज़ुहिरो को वहाँ एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। मारी ने उसके चेहरे पर चिंता देखकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ? काज़ुहिरो ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ भी नहीं, और बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। दोनों इस जगह के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे चलते गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक आराम करने की जगह मिली। दोनों वहाँ बैठ गए और काज़ुहिरो ने अपने बैग से खाना निकाला। खाना खाते हुए मारी ने कहा, तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में कमाल का होता है। वो हर बाइट का आनंद ले रही थी। मारी ने हंसते हुए कहा, हमने इतनी लंबी दूरी तय कर ली है, लेकिन यह नज़ारा देखकर सब कुछ वसूल हो गया। इसके बाद मारी ने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारे पास और कौन कौन सी स्किल्स है? काज़ुहिरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम मेरे स्टेट्स देखना चाहती हो? मैंने भी आज तक किसी के स्टेट्स नहीं देखे।
मारी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें भी मैं अपने स्टेट्स दिखा दूंगी, लेकिन ध्यान रहे इसके बारे में किसी को भी मत बताना, हमारे गिल्ड में इस पर सख्त प्रतिबंध है। काजुहिरो ने सिर हिलाते हुए कहा, पक्का तुम्हारा राज मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। काजुहिरो ने मारी की बात सुनते हुए कहा, तुम्हारे गिल्ड के बारे में सुनकर तो मुझे थोड़ा स्कैरी लग रहा है। मारी ने हंसते हुए कहा, हाँ ये गिल्ड के नियमों के लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं मैनेज कर लेती हूँ। इसके बाद दोनों ने डिनर खत्म कर लिया और अपना स्टेट्स चेक करना शुरू कर दिया। काजुहिरो का लेवल 72 था, जो काफ़ी पावरफुल था। उसके स्टेट्स देखकर मारी ने चौंकते हुए कहा, तुम सच में इतने पावरफुल हो, ये तो कमाल है। काजुहिरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन तुम भी तो अपना स्टेट्स दिखाओ। मारी ने अपना स्टेट्स दिखाया, जो उतना प्रभावी नहीं था। मेरा लेवल उतना ज़्यादा नहीं है, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। मैं फाइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, मैं ज़्यादातर स्टडी करती हूँ और मैजिक सीखती हूँ। फिर दोनों ने हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलने का फैसला किया। उनके बीच की बातचीत और भी गहरी हो चुकी थी, जैसे वे एक नई यात्रा पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो। वही कुछ लोग आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और एक बंदा कहता है, यहाँ 2 लोग आए हैं, एक बच्चा है और एक एल्फ भी है। दूसरे बंदे ने कहा, ठीक है तो उन्हें मॉन्स्टर का खाना बना दो और उस बच्चे को पानी पीने के लिए भी दो। ये सुनकर बच्चा थोड़ा डर के साथ वहाँ से खड़ा हो जाता है और मारी ने इस स्थिति को देखा। फिर मारी ने अपना जादू दिखाते हुए एक फायर लिजर्ड को बुलाया। जब लिजर्ड आया तो काजुहिरो ने कहा, सच में देखने में ये तो काफ़ी क्यूट लग रहा है। मारी ने मुस्कुराते हुए उसे इवॉल्व भी कर दिया और लिजर्ड और भी खतरनाक हो गया। मारी ने बताया, इसके ज़रिए मेरा मैजिक और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद काजुहिरो ने सवाल किया, क्या तुम मैजिक को स्टॉक करके भी रख सकती हो? मारी ने कहा, हाँ मैं थोड़ा बहुत स्टॉक कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा ज़्यादा नहीं करती हूँ। काजुहिरो ने इसके बाद तारीफ करते हुए कहा, सच में ये तो काफ़ी बढ़िया है। तभी अचानक से वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। दोनों की नज़रें उस दिशा में घूम जाती है और स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। तभी काजुहिरो हवा में एक तगड़ा जंप मारता है और अपनी पूरी ताकत से एक ज़बरदस्त शॉट देता है। उस शॉट से उस मॉन्स्टर का गेम ख़त्म हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पास में खड़े हुए थे। ये लोग आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे, सच में वो बच्चा काफ़ी पावरफुल है। इसके बाद एक और आदमी आता है और कहता है, ज़रा मुझे देखने दो। फिर वो आदमी अपनी स्टील आई का इस्तेमाल करता है और काजुहिरो के बैग में देखता है। उसे पता चलता है कि उसमें जो मैजिकल स्केल और ब्लड स्टोन है वे कुछ खास है। वो आदमी हैरान होकर कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास ये क्या है, लेकिन मैंने आज तक ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। इसके बाद कुछ और लोग बोलते हैं, बॉस उस बच्चे का लेवल बहुत ज़्यादा है, शायद हम उसे हरा नहीं पाएंगे। इस पर वो आदमी कहता है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, हमारे साथ कोई और भी है जो मदद कर सकता है। उसी दौरान उस बच्चे को वहाँ लाया जाता है और वो आदमी उससे कहता है, तुम हमारे दोस्त हो और तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अगर तुम अपना काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा वेतन नहीं दूंगा और तुम भूखे ही रह जाओगे। इसके बाद तुम अपने आप ही मर जाओगे। ये सुनकर वो बच्चा वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उधर काजुहिरो, जो अब तक चुप था, अपनी पूरी ताकत से भाग रहा होता है। तभी मारी की मदद से, जो कि अपनी मैजिकल लिजर्ड को काबू में करती है, वो लिजर्ड अपना फायर अटैक करके उस आखिरी मॉन्स्टर को ढेर कर देती है। काजुहिरो और मारी दोनों ही राहत की सांस लेते हैं, लेकिन स्थिति अब और ही जटिल हो चुकी थी। फिर अचानक से काजुहिरो को एक अजीब सा एहसास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। उसे देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और देखती है कि उस बच्चे के पास एक मैजिकल स्टोन है। तभी वो बच्चा उस स्टोन का उपयोग करके एक बड़े से मॉन्स्टर को बुला देता है। दोनों ही काजुहिरो और मारी डर से भर जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है। काजुहिरो उस बच्चे को लेवल को देखकर बोलता है, उससे पता चलता है कि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत पावरफुल है, शायद हम इसे हरा भी ना पाए। फिर वो मारी से कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन ठीक उसी वक्त वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। इसके बाद अचानक से दोनों, काजुहिरो और मारी, रियल वर्ल्ड में वापस लौट आते हैं, जहाँ वे एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। मारी कहती है, मेरा हार्ट बीट तो काफ़ी तेज़ हो गया था। इसके बाद दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं और मारी कहती है, अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पूरा अनुभव उनके लिए बहुत ही थ्रिलिंग और डरावना था।
लेकिन अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। काजुहिरो मारी को बताता है, जब हम वहाँ पहुँचे थे मुझे तभी ये महसूस हुआ था कि कोई हमारे ऊपर नज़र रख रहा है, और जब मैं उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था उस वक्त भी कुछ लोग हमें देख रहे थे। मुझे लगता है कि वे लोग अब हमारी बैग और बॉडी को ढूंढ रहे होंगे। फिर काजुहिरो उस बच्चे के बारे में भी बात करता है और कहता है वो बच्चा काफ़ी अजीब था। सच बताओ तो मैं भी अब कंफ्यूज्ड हूँ। इसके बाद मारी अचानक से बात बदलते हुए कहती है, अब तुम्हें ऑफिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन मारी को सुनकर काजुहिरो बताता है, आज हमें ऑफिस नहीं जाना है, क्यों ना इस वीकेंड को हम साथ मिलकर एंजॉय करें। ये सुनकर मारी काफ़ी एक्साइटेड और खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।